हेलो स्टूडेंट्स, आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के सिलेबस में सत्र 25-26 के लिए मध्य प्रदेश शासन ने थोड़ा बदलाव किया है। जहां माइनर के पूर्व विद्यार्थी जानते होंगे, माइनर का एक प्रश्न पत्र होता था। अब सत्र 25-26 के नए विद्यार्थियों को माइनर के 2 प्रश्न पत्र देने होंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग है, जो पहले फाउंडेशन का पहला प्रश्न पत्र हुआ करता था। अब वह यहाँ माइनर हिंदी के रूप में जोड़ दिया गया है। और दूसरा माइनर हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो आधुनिक गीत एवं नवगीत है। यहाँ हम कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग की बात करेंगे और इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य एवं क्षेत्र है। इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत है प्रस्तावना। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यह सर्वविदित है कि यह हमारा देश बहुभाषी है। यहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं जो अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु राजभाषा के रूप में हिंदी का विशेष स्थान है। शासन, प्रशासन, कार्यालयों, संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में प्रभावी संप्रेषण के लिए हिंदी का प्रयोग आवश्यक है। इसी प्रसंग में कार्यालयीन हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत में हिंदी को बोलने और समझने वाले लोग अधिक हैं, जिससे कि वह शासन, प्रशासन और सरकारी कार्यालयों की भाषा बन पाई है। कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप, यहाँ हम स्वरूप को थोड़ा जानें। कार्यालयीन हिंदी से आशय उस हिंदी से है जो सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में कार्य निष्पादन, पत्राचार, रिपोर्ट लेखन, सूचना आदान प्रदान तथा प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जो यह स्पष्ट, संक्षिप्त और शुद्ध होती है। क्या जो राजभाषा हिंदी है वह संक्षिप्त होती है, शॉर्ट में बोली जाती है, 2 लाइन में बोल दिया जाता है ना। स्पष्ट होती है जिससे कि वक्ता और श्रोता दोनों को समझ में आए, जिसको दी जा रही है वो जो रिपोर्ट उसे भी समझ में आए और जो देने वाला है वह भी स्पष्ट रूप से लिखता है। और ये शुद्ध होती है। इसमें अर्थ की स्पष्टता, औपचारिक आवश्यक होती है। जो अर्थ की स्पष्टता है वो औपचारिकता आवश्यक होती है कि वह अपना मूल रूप अर्थ को न खोए। सार्वजनिक व्यवहार की भाषा होने के कारण इसमें शुद्ध हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अनावश्यक अलंकरण, मुहावरे या जटिल वाक्य प्रयोग से परहेज किया जाता है। देखिए, यह एक संचार का माध्यम है जहाँ हम शासकीय, अर्धशासकीय या किसी भी संस्थान में या प्रशासनिक कार्यालय में जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर केवल अपनी बात स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट शब्दों में लिखनी होती है। इस वजह से यहाँ पर मुहावरे या किसी प्रकार के अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। तो इससे हम थोड़ा परहेज करेंगे। यह हिंदी संवाद और सूचना दोनों के लिए उपयुक्त रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है। उदाहरण, आपका ध्यान इस विषय की ओर अलग आकृष्ट किया जाता है, यानी कि आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट यानी कि आकर्षित किया जाता है कि कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। ये स्पष्ट भाषा होगी ना। संलग्न पत्र के अनुसार आदेश जारी किया जाए, है ना। तो इस तरह की जो भाषा है वो स्पष्ट भाषा कहलाती है, जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। अब आते हैं हम कार्यालयीन हिंदी का उद्देश्य। इस उद्देश्य को देख लेते हैं।
इस हिंदी का क्या उद्देश्य है? कार्य हिंदी का प्रमुख उद्देश्य है शासन, प्रशासन, जनसंपर्क के क्षेत्र में हिंदी को कार्यात्मक भाषा के रूप में स्थापित करना। कार्य हिंदी का क्या उद्देश्य है? जो शासन, प्रशासन और जनसंपर्क के क्षेत्र में हिंदी को कार्यात्मक रूप में स्थापित करना। वही कार्यालयों में उपयोग हो रही तो वह हिंदी कार्यालय हिंदी हो गई, है ना। तो उसे कार्यात्मक भाषा के रूप में, यानी कि कार्य करने वाली भाषा के रूप में स्थापित करना, यह कार्यालयीन हिंदी का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं कि जैसे राजभाषा नीति का पालन, जो संविधान की अनुच्छेद 343 के अनुसार वह राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है हिंदी को, उसके अनुसार ये जो कार्य हिंदी है वह उसको दर्जा प्राप्त कराने में भी काफ़ी मददगार है। कार्य हिंदी का प्रयोग इस संवैधानिक दायित्व को पूरा करता है। ये लाइन वो आई आ गई ना, है ना, इस दायित्व को पूरा करता है। प्रशासनिक दक्षता, सरल एवं एक रूप भाषा के कार्य की प्रगति तेज होती है। जो प्रशासनिक दक्षता है उसमें जो कार्य करने की प्रगति है वो एक रूपता के साथ तेज हो जाती है। जनसंपर्क में सुविधा, आम लोगों से संवाद करने में, सरकारी कार्य करने में थोड़ा पारदर्शिता आती है ना, इसलिए जनसंपर्क में ये सुविधाजनक भाषा हो जाती है। राष्ट्रीय एकता, एक रूपता का संवर्धन, हिंदी के प्रयोग से भाषा भेद की बाधाएं कम होती हैं। ठीक है। सांस्कृतिक स्वाभिमान का विकास, सांस्कृतिक स्वाभिमान का विकास कैसे? हिंदी का प्रयोग भारतीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। हिंदी जो है, जो भारतीय अस्मिता यानी कि उन अपने गौरव को अवमान का प्रतीक है। कार्य हिंदी का क्षेत्र, अब हम इसका क्षेत्र देख लेते हैं, क्षेत्र कितना बड़ा है। तो कार्य हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसका प्रयोग केवल केंद्र राज्य सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि अर्ध सरकारी संस्थाओं, निगमों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों में भी होता है। अब देख लीजिए, हिंदी का जो प्रयोग है वो केवल सरकार या केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में वो उपयोग में है। इसका इसलिए क्षेत्र कैसा है? विस्तृत क्षेत्र है। मुख्य क्षेत्र इस प्रकार है। प्रशासनिक पत्राचार, देखिए प्रशासन से जो भी पत्राचार होते हैं वो हिंदी में होते हैं। सरकारी पत्र, सूचना, आदेश, नोटिस, ज्ञापन आदि ये सभी चीज़ें मुख्य रूप से हिंदी में होती हैं। तो इससे इसका क्षेत्र का एक रूप आपको देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा क्षेत्र है कार्यालयीन हिंदी का, है ना। वित्तीय और लेखा कार्य, बिल, चालान, विवरण, रिपोर्ट, लेखा पुस्तिका आदि। तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र, अब देखिए यहाँ पर तकनीकी औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तकनीकी रिपोर्ट, योजनाएं, दिशा निर्देश आदि यहाँ पर भी है। शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र, शोध पत्र, शैक्षणिक रिपोर्ट, सम्मेलन, विवरण आदि। आप देखते होंगे कि सेमिनार वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी वक्ता जो है वो हिंदी में बोलते हैं, शोध पत्र भी देते हैं, है ना। तो ये रिसर्च का भी क्षेत्र बन गया है एक तरह से। तो इसमें बहुत संभावनाएं और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, वेबसाइट, ईमेल, पोर्टल, ऑनलाइन सेवाएं आदि में भी हिंदी का प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे गूगल भी हिंदी को काफ़ी तवज्जो दे रहा है और हिंदी में आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर है वो हिंदी में कन्वर्ट किए जा रहे हैं धीरे धीरे, और जो वेबसाइट हैं वे भी हिंदी को जो मैटर है उसको आगे ला रहे हैं धीरे धीरे, है ना। बहुत अब तो ऑनलाइन डिक्शनरी भी आ गई हैं जो हिंदी में आपके अर्थ को दिखाती हैं, जो गूगल से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, है ना। आप गूगल पे कुछ भी डालेंगे उसका प्रयास पूछें तो वो मिल जाता है। तो इस तरह से देखें तो जो हिंदी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। संसदीय और विभागीय विधायी क्षेत्र, अधिनियम, विधेयक, रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज सभी कुछ
नंबर 4 में आते हैं कार्य हिंदी की प्रमुख चुनौती। अब इस का हिंदी की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तकनीकी शब्दावली की कमी या असंगति, हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी, अंग्रेजी के प्रति झुकाव और परंपरागत आदतें, हिंदी टाइपिंग अनुवाद संबंधी कठिनाइयाँ। ये तो खैर देखने को मिलती हैं, है ना, कि आज के दौर में जहाँ हम अपने ही भारत देश की बात करें तो आंध्रा या फिर हैदराबाद में आसपास की जो सिटी हैं, एक कहीं तमिल बोला जाता है, कहीं तेलुगु बोला जाता है। तो जो ऐसे द्विभाषी क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्य भाषा के रूप में कुछ और है, तो वहाँ जो शासकीय कार्यालय की भाषा है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी हो जाती है, क्योंकि उनको अंग्रेजी तो समझ में आएगी पर हिंदी नहीं आ पाएगी। ऐसे में हिंदी वहाँ थोड़ी पिछड़ सी जाती है ना। तो वहाँ पर अंग्रेजी के प्रति झुकाव भी हो जाता है, और ये उनकी रोज़मर्रा की आदतें हैं। टूरिस्ट आते हैं और वे अंग्रेजी में संवाद कर पाते हैं, जिससे वो जो संपर्क भाषा है वहाँ की वो अंग्रेजी है। तो ऐसे में वो उनकी परंपरागत आदतें भी आ गई हैं। अब वो अंग्रेजी का ऐसा प्रचलन भी हो गया है कि हम जो बात हिंदी में नहीं कह पाते हम उसे अंग्रेजी में कह भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं। तो इस वजह से जो हिंदी टाइपिंग की उसकी भी कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर आया है कि लोग कम सीखते हैं और इंग्लिश टाइपिंग को अधिक सीखते हैं। लेकिन अब हिंदी में भी अच्छे वर्जन आने लगे हैं, है ना। मंगल फ़ॉन्ट आ गया है जिससे कि सुविधा हो गई है टाइपिंग में, है ना। अब इसमें हम थोड़े से समाधान और सुधार के उपाय भी पढ़ लेते हैं। तो नियमित राजभाषा प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना, अगर हम इसको समाधान करना चाहें तो ये उपाय भी दिए हैं कि नियमित राजभाषा प्रशिक्षण कराया जाए, कार्यशालाएं आयोजित करना चाहिए, है ना। हिंदी शब्दावली और तकनीकी शब्दकोशों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हिंदी टाइपिंग अनुवाद तथा डिजिटल उपकरणों का प्रशिक्षण कराना चाहिए, कार्यालयों में राजभाषा प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना चाहिए। अब हम इन सब चीज़ों को यहाँ पढ़ चुके हैं, तो ऐसे में हम ये निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कार्यालय हिंदी जो है वो केवल एक भाषा नहीं बल्कि शासन की कार्यकुशलता और जनसंपर्क का साधन भी है। जब तक हिंदी को व्यवहारिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से स्थान नहीं मिलेगा तब तक राजभाषा नीति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा, है ना। अब चूँकि हम इतना देख चुके हैं कि जो राजभाषा है वो सॉरी कार्य हिंदी है, तो उसको व्यवहारिक जीवन में और प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से स्थान तभी मिल पाएगा जब राजभाषा नीति का उद्देश्य पूर्ण करेंगे। और राजभाषा नीति का उद्देश्य पूर्ण कौन कर रहा है? कार्यालय हिंदी। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी का ये दायित्व भी है कि वह कार्य हिंदी के प्रयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। तो ऐसे में हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कार्यालय हिंदी का कार्यालय हिंदी वह जीवंत भाषा है जो शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करती है। हम क्या कह सकते हैं कि कार्य हिंदी वह जीवंत भाषा है जो शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करती है। तो जो आज का शीर्षक था कार्य हिंदी का स्वरूप और उद्देश्य और उसके क्षेत्र, उम्मीद है हमने तीनों ही चीज़ों को कवर कर लिया है और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हिंदी का क्या स्वरूप था, है ना, और उसके क्या उद्देश्य हैं
उसका क्षेत्र कितना विशाल है। इन तीनों चीज़ों को आज डिस्कस किया है। अगली कक्षा में हम नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।